हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट एसएसटी का जो एग्जाम होने वाला है इससे संबंधित मॉडल पेपर के बारे में। दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर है ये रीट एसएसटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में है जो या फिर कह सकते हैं मॉडल पेपर में 10 इतिहास के क्वेश्चन, 10 ही भारतीय संविधान के क्वेश्चन और 10 ही भारतीय विश्व भूगोल के क्वेश्चन और 10 ही अर्थशास्त्र के क्वेश्चन, यानी टोटल 40 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये वीडियो रीट एसएसटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी इस वीडियो को लाइक करना है, नहीं तो आप पहले वीडियो ज़रूर देखिए। देखिए आज का पहला सवाल, निम्नलिखित में से अशोक महान को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? यानी सम्राट अशोक को या महान अशोक को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो ये दी थी उपगुप्त ने। उपगुप्त ने है जो महान अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है? यानी गुप्तकालीन चित्रकला का जो उत्कृष्टतम रूप मिलता है यह कहाँ से मिलता है? तो ये अजंता से मिलता है। यानी अजंता की जो गुफाएं हैं ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दहसला पद्धति किसने लागू की थी? दहसला पद्धति की बात करें दोस्तों तो ये टोडरमल के द्वारा शुरू की गई पद्धति है। दहसला पद्धति टोडरमल ने शुरू की थी 1580-81 के समय। 1580-81 के समय टोडरमल ने ये पद्धति शुरू की थी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? यानी जो गदर पार्टी की स्थापना है, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में की थी 1913 में। 1913 में और करने वाले थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में की थी 1913 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो रखा है। मीर बख्शी यानी जो मुगल काल में जो मीर बख्शी होता था ये किस विभाग को देखता था? तो ये सैन्य विभाग को देखता था। मीर बख्शी सैन्य विभाग को देखता था। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को वर्मा के मांडेल जेल में रखा था? किस क्रांतिकारी को बर्मा की मांडेल जेल में रखा था? तो इसमें अगर बात करें तो बाल गंगाधर तिलक को है जो बर्मा की मांडेल जेल में रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? यानी गुप्तकालीन जो दशावतार मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये देवगढ़ में स्थित है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। और इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण है जो नागर शैली में हुआ है। इसका निर्माण नागर शैली में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ? यानी सीधी बात करें तो 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। 1920 के कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी 1920 में वो की थी लाला लाजपत राय ने। और इस अधिवेशन में है जो असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन। यानी जो चौथे बौद्ध संगति का जो आयोजन है ये कनिष्क के काल में हुआ था।
और इसमें जो अध्यक्ष की बात करें, चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष की तो वो था वसुमित्र, ये था वसुमित्र। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है, यानी अकबरकालीन स्थापत्य की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसमें अगर बात करें तो आसपास के मकबरे के आसपास 4 बाग, ये विशेषता थी। हिंदुत्व के भी विशेषता थी। लाल पत्थरों का उपयोग ये भी होता था। लहरदार मकबरों का प्रयोग, ये अकबरकालीन विशेषता में नहीं मानी जाती हैं। तो लहरदार मेहरबों का जो प्रयोग है ये शाहजहां की स्थापत्य कला में देखने को मिलता है। शाहजहां की स्थापत्य कला की ये विशेषता थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम दोस्तों 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं, भारतीय संविधान के 10 क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है, यानी संविधान में जो भारत की सर्वोच्च सत्ता निहित है वो किस में है? जनता में है, सर्वोच्च न्यायालय में है, प्रधानमंत्री में है या राष्ट्रपति में। तो इसके अगर सही आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा जनता में, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, उद्देशिका में वर्णित सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श कहां से लिया गया है, यानी उद्देशिका या प्रस्तावना में बात करें तो 3 प्रकार के न्याय की बात हो लिखी हुई है प्रस्तावना में, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये जो प्रेरणा है, आदर्श प्रेरणा है, ये कहां से ली गई है? तो ये ली गई है रूसी क्रांति से या रूस से। उद्देशिका में वर्णित सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आदर्श रूस से लिया गया है। समाजवादी शब्द प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया, यानी जो समाजवादी शब्द है ये प्रस्तावना में कब शामिल किया गया? तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी जो 42वां संविधान संशोधन है ये 1976 में हुआ था और इसमें प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? दोस्तों प्रश्न को समझना कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। तो ये था बेरूवाड़ी वाद, यूनियनवाद, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। और जो ये बेरूवाड़ी वाद है ये हुआ था 1960 में। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित कब किया? तो भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करने की जो तिथि है वो है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है, यानी इनमें से जो प्रस्तावना में जो शब्दावली दी गई है उनका क्रम बताना है। तो इसका क्रम है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी भारत की जो प्रस्तावना में है ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघ के
सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में जो प्रथम प्रवेश वाले पाने वाले राज्य था वो था सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग, अगर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन की बात करें, इसका जो गठन है वो हुआ था 1953 में। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन ये है, तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली। फजल अली इसके आयोग थे। इसके अलावा 3 सदस्य और भी थे। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। भाषाई प्रांत समिति में कौन शामिल नहीं था, यानी जो भाषाई प्रांत समिति बनी थी, भाषाई प्रांत समिति यानी जेवीपी समिति में कौन शामिल नहीं थे, तो इनमें से बात करें तो ये जेबी कृपलानी इसमें नहीं थे। और भाषाई प्रांतीय समिति का जो गठन है, इस समिति का जो गठन है वो हुआ था 1948 में। 1948 में इसका गठन हुआ था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। अब हम देखने वाले हैं 10 क्वेश्चन दोस्तों, भारत एवं विश्व भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए पहला सवाल, नाथुला दर्रा भारत के कौन से राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रे की बात करें दोस्तों तो ये सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस नदी पर स्थित है? विश्व का जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और इस द्वीप के अगर नाम की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात की बात करें तो ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी पर स्थित है। और ये चित्रकूट जो जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा गुजरात राज्य। यानी जो गुजरात की जो तटीय रेखा है वो है 1214 किलोमीटर या 1214 किलोमीटर लंबी है। और ये भारत की सबसे लंबे तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ स्थित है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह को कहा जाता है, यानी ये किसका दूसरा नाम है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, तो ये कांडला बंदरगाह का दूसरा नाम है। यानी कांडला बंदरगाह को ही है जो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहा जाता है। और ये कांडला गुजरात में स्थित है। भारत का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। भारत का कॉफी बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो ये न्यू मंगलोर बंदरगाह को कहा जाता है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है और इसे भारत का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह है। भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये महाराष्ट्र में स्थित है और इसे भारत का नवीनतम या आधुनिकतम बंदरगाह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात ये पेरियर नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है या कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये पेरियर नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये बेरन द्वीप में है
और इसका नाम भी बेरन सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। किसी स्थान पर लंबे समय की मौसम की दशाओं का औसत क्या कहलाता है? किसी स्थान पर लंबे समय की मौसम की दशाओं का औसत क्या कहलाता है? तो ये जलवायु कहलाता है लंबे समय तक। दोस्तों अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के 10 क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए अर्थशास्त्र का पहला सवाल। अर्थशास्त्र में पहला सवाल है मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आने को क्या कहा जाता है? यानी मुद्रा की क्रय शक्ति में जो कमी आती है उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। भारत में कर्मचारियों की महंगाई व भत्ते का जो निर्धारण का आधार है वो क्या है? तो ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इनका आधार वर्ष है वर्ष 2011-12 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो इन ऑप्शनों में अगर बात करें दोस्तों तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो रखा है। तो आरबीआई के जो नए गवर्नर हैं वो है संजय मल्होत्रा। ये आरबीआई के नए गवर्नर है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपाय हैं। मौद्रिक नीति के जो गुणात्मक उपाय हैं वो कौन से हैं? तो ये साख कोटा निर्धारण करना, चयनात्मक ऋण नियंत्रण करना और नैतिक दबाव। ये उपयुक्त सभी जो गुण उपाय है ये मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपाय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? तो उपयोगिता से अभिप्राय है आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति उपयोगिता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। पीपुल्स प्लान यानी जनवादी योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? जनवादी योजना या फिर कह सकते हैं पीपुल्स प्लान, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका प्रतिपादन किया था एम.एन. रॉय ने वर्ष 1945 में इसका प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी अगस्त 1952 में। अगस्त 1952 में भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से कौन से घाटे की अवधारणा सबसे नई है? केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से कौन सी घाटे की अवधारणा सबसे नई है? तो ये है प्रभावी राजस्व घाटा यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।